नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एसी, कूलर और पंखे की स्पीड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ गई है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही देश में बिजली संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। बीते एक हफ्ते में बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति में 1.4% की कमी आई है। इसकी वजह है कोयले की कमी। बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 12 राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते आने वाले समय में बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने भी कोयले की कमी की बात को स्वीकार किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि यूपी, पंजाब में कोयले की कमी नहीं हुई है, बल्कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जरूर कोयले की कमी देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि देश में करीब 9 दिन का कोयला स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में अगर समय पर कोयले का प्रबंध नहीं हुआ तो बिजली संकट का सामना भी करना पड़ सकता है और ये गर्मी आपको रुला सकती है। ऐसे में आज जाने की और ये कोशिश भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोयले की कमी और बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ प्लान तैयार कर रखे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिजली संकट क्यों पैदा हो रहा है और इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रभात सिंह महासचिव हैं अभियंता संघ के। बहुत स्वागत सर आपका। और साथ ही संवाददाता जुड़ गए हैं ओपी शर्मा। सबसे पहले रुख प्रभात जी आप ही का करूंगी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका और साथ ही ये जानने की कोशिश की सरकार का क्या प्लान है और क्या आने वाले दिनों में बिजली संकट का सामना जनता को करना पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति आप क्या देख रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि क्या जनता को दोबारा से बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है कोयले को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि विगत वर्ष में भी हमने ये पाया था कि कोयले संकट से काफ़ी जगह पर जो है बिजली संकट उत्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। CERC की गाइडलाइंस हैं कि हर एक जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें 21 दिन का कोयला जो है स्टॉक में रहना चाहिए। इसको उन्होंने इस बार चेंज किया है। वेरिएशन है कि अगर कोई पिटहेड पर है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज कम कर दिए कि 17 दिन का कोयला रहना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए, मैं आज देख रहा था कि अगर क्रिटिकल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो नॉर्मेटेड से बहुत कम दिनों का कोयला अपने पास स्टॉक में रखे हुए हैं। तो पूरे भारत में लगभग 99 ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी क्रिटिकल में चल रहे हैं जिनके पास कोयले की कमी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो सरकारी प्लांट्स हैं, आपने सरकारी प्लांट जो कि बहुत ही कम यूनिट की बिजली पैदा करते हैं आम जन के लिए, और आज की डेट में जो पावर एक्सचेंज के रेट हैं, केंद्र सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो पिछली बार बिजली संकट में 20-21 रुपये यूनिट जो बिजली गई थी, इस बार उस पर सीलिंग लगा के कर दिया है कि 12 रुपये से महंगी बिजली कोई नहीं बेच पाएगा। तो आज की डेट में 12 रुपये के आसपास का यूनिट का रेट चल रहा है। तो जो कोयला संकट की बात जो आप कर रहे हैं, तो स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उत्तर प्रदेश में हमें इम्पोर्टेड कोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी, लेकिन नया हमें ऐसे कोयले संकट की दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें NCL, BCCL से कोयला मिलता है। परंतु जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि अगर NCL और BCCL सब ने यही कहा है कि अगर आप हमारा भुगतान कर देंगे समय पर तो हम आपको कोयला उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है कोयले की, उतना उत्पादन हम कर पा रहे हैं। ये NCL के दिए हुए बयान हैं कल परसों के समाचार पत्रों में। इसके दूसरे पहलू पर जाएं तो फिर ये कमी कहाँ पर आ रही है, तो जहाँ एक और भुगतान की बात आ रही है, वहीं दूसरी ओर एक और कमी आ रही है कि नंबर ऑफ रैक्स जो हम लोग अपने प्लांट्स में देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एज पर द रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए रहती है NCL को, मतलब कोयला अलग अलग प्लांट्स में पहुँचाने के लिए, उनकी संख्या में भी कमी है। इसीलिए एक नई गाइडलाइन लेकर आए हैं कि प्लांट जो है अपनी रैक्स जो है, जो पहले 7 घंटे का टाइम था अनलोडिंग करने का, उसको अब 5 घंटे में अनलोड करें। ऐसी ये लोग व्यवस्था अभी लेकर आए हैं जो लागू करिए। और अगर कोई 5 घंटे से ज़्यादा समय लेता है अनलोडिंग करने में रैक्स को, तो उसके लिए जो शेड्यूलिंग होगी उसको कोयला प्रोवाइड करने की, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग है
पुराने प्लांट्स के लिए। पुराने प्लांट्सों में अनलोडिंग की जो व्यवस्था है वो पुरानी पद्धति है, और नए प्लांट्स में जो बड़े हमारे जो 500 प्लस के जो प्लांट लग रहे हैं 500 मेगावाट से ऊपर के, उन सब में नई पद्धति से कोयला अनलोडिंग होता है, तो वो बहुत ही जल्दी इस काम को कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नंबर ऑफ रैक्स की कमी होना। काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हम रेलवे के अलावा रोड का भी उपयोग करते हुए कोयले का जो है ढुलाई करवाएं, जिससे कोयले की कमी ना हो पाए। अगर मैं देखूं स्टेट में वर्तमान में कि जो कोयला हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए था अप्रैल के लास्ट तक, क्योंकि मई जून जुलाई हमारा पीक टाइम होता है डिमांड का, और कोयले का हमें स्टॉकिंग रखना पड़ता है। तो आज के समय में अगर मैं देखूं तो जो हमें 18 रैक पर डे की रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में, जहाँ हमारे जो जनरेशन सरकारी वाले हैं उनके लिए, तो हमें मात्र जो है अभी 8 रैक मिल रहा था। लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हस्तक्षेप कर मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बात करके और जो है रेलवे मिनिस्ट्री से बात करके वो 8 रैक को बढ़वा के 12 रैक करवाया, और साथ ही जो भुगतान करा सकते थे उस भुगतान को भी कराया, जो कि मूल काम प्रबंधन का होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री जी को इन्वॉल्व होना पड़ा। ये हर बार की बात है, प्रबंधन कहीं ना कहीं इस चीज़ में चूक जाते हैं कि उनको प्रॉपर प्लानिंग मई जून जुलाई की कर लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सतर्क देखी जा रही है। तो फिर फेलियर आप कहां पर देख रहे हैं, कहां पर कमी है जिसके चलते आपूर्ति कोयले की नहीं हो पा रही है? देखिए, कमी के लिए मैंने आपको 3-4 बिंदु बताए हैं। एक तो मैंने बताया कि जो कोयला का भुगतान की बात है, भुगतान हो जाएगा तो कोयला समय पर आके स्टॉक हो जाएगा। दूसरा जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ रैक्स की कमी है, जो नंबर ऑफ रैक्स बढ़ेंगी अगर रेलवे के पास, तो एनसीएल उनमें कोयला जल्दी प्लांट में पहुंचा पाएगा, जो अभी दिक्कत है। अभी इसीलिए उन्होंने टाइम रिड्यूस किया है कि जो 7 घंटे में रैक खाली होती थी उसको 5 घंटे में आप खाली करेंगे। तीसरी जो व्यवस्था लेकर आए हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत चिंता की विषय है, कि जो हमारे प्लांट्स अभी हमारे एनसीएल और बीसीसीएल के कोयले से चल रहे हैं, उसमें 4% कोयला इम्पोर्टेड मिक्स किया जाएगा। 4% कोयला मिक्सिंग होने से जो इसका यूनिट रेट जनरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एमओडी मेरिट ऑर्डर डिस्पैच, जिससे कि ये जो प्लांट डिसाइड होते हैं कि कितने लोड पर चलेंगे, तो हमारे प्लांट तो सारे बंद हो जाएंगे अगर इम्पोर्टेड कोयला मिक्स करेंगे। तो डेफिनेटली हमें एनसीएल और बीसीसीएल के कोयले से ही व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए, अगर हम आज रैक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, रैक कम हो रही हैं, तो हम उसे बाई रोड व्यवस्था से कोयले को पहुंचवाएं, और कोयले की स्टॉकिंग जो मानसून से पहले होनी चाहिए प्लांट में नॉर्मेटिव के हिसाब से। मैं अगर बताऊं आपको, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट है, जो मेरे पास रिपोर्ट है अपने प्लांटों की, जो मैं आपके बीच में शेयर कर देता हूँ, जो ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि अनपरा में जितना कोल होना चाहिए उसका 55% है आज की डेट में, हरदोगंज में 13% है, ओबरा में 24% है, पारिच्छा में मात्र 3% है। जितना हमारे जनरेशन यूटिलिटीज में होना चाहिए उसमें मात्र 26% है। 100 अगर मैं दिनों के हिसाब से बताऊं कि आज की डेट में जो कोयला हमने यार्ड में स्टॉक करके रखा हुआ है, उसमें से पर डे लगभग 10,000 मीट्रिक टन कोयला हम खर्च कर रहे हैं। अगर 10,000 मीट्रिक टन के हिसाब से हम खर्च करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि मई भी पार कर पाएंगे, और मई पार नहीं हो पाएगी तो कोयला संकट दोबारा जनरेशन पे आएगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, भुगतान करने की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से प्रॉपर एक लिंक बनाने की ज़रूरत है, और जो कोयला हम मैक्सिमम अवेलेबल करा सकते हैं प्लांट में, उसको प्लांट में अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। तभी हम इस कोयले संकट से जूझ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में विगत वर्ष वाली स्थिति पुराना जो है दोबारा से दोहर जाएगी, और जिसके लिए हम कहेंगे कि बारिश की वजह से दिक्कत है या ये दिक्कतें हैं, ये नहीं, प्रॉपर प्लानिंग पूर्व में आवश्यक है। मैम ठीक है प्रभात जी, आपने कई सारे बिंदुओं का यहाँ पर जिक्र किया कि उनमें सुधार होने की ज़रूरत है, तभी हम बिजली संकट से आने वाले दिनों में बच सकते हैं। इसको लेकर आपने कहा कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। आपकी और सरकार के बीच में क्या कुछ तालमेल देखा जा रहा है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संवाददाता ओपी शर्मा का रुख कर लेते हैं। ओपी, बिजली संकट, बिजली मूलभूत सुविधा कही जाती है, अगर हम बात करें तो जिस तरह की स्थिति वर्तमान में बनती हुई देखी जा रही है, जहाँ से शुरुआत की थी ठीक वहीं पर जाके पहुंच जाएंगे अगर हालात कुछ ऐसे ही रहे तो, क्योंकि तमाम सरकारें ये वादे करती हैं कि बिजली घर घर तक पहुंचाई गई है, कोई भी घर अछूता नहीं है बिजली से। बिजली संकट का अब स्थिति नहीं देखी जा रही है। ऐसे में अगर कोयला संकट यूं ही बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्थिति पहले की तरह ही हो जाएगी। आपके पास में क्या ताज़ा अपडेट है?
देखिए अमनदीप, अगर मैं ये कहूँ कि घर घर बिजली पहुंचाना और पूरे देश के अंदर जो है विद्युत पहुंचाना, विद्युतीकरण करना और घर घर में विद्युत की आपूर्ति करना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जब देश में कोई भी सरकार होती है तो वो विद्युतीकरण का जब लक्ष्य रखती है तो उसमें वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो वो निक्स करती है कि अगर फला स्टेट के अंदर हम बिजली पहुंचा देते हैं और उस इलाके में इतने 10% या 11% लोग बिजली के कनेक्शन ले लेते हैं तो वो पूरा गांव या पूरा शहर जो अपने आप में इलेक्ट्रीफाइड जो माना जाता है। ये तो है नियम, लेकिन जब क्या इन 11% लोगों को भी बिजली जो है 24 घंटे मिल रही है, वो होती है बिजली की आपूर्ति। अगर हम पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो इस वक्त दोनों स्टेट्स के अंदर जो है हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और पंजाब के तो हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम हरियाणा से शुरुआत करें तो हरियाणा में इस वक्त करीबन जो है 8000 मेगावाट बिजली की जो है ज़रूरत है, लेकिन इसमें 1500 मेगावाट की कमी जो है कहीं ना कहीं चल रही है। 6500 मेगावाट के आसपास बिजली है। ऐसे ही कुछ हालात पंजाब में 7200 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन उनके यहाँ जो है 3 यूनिट है, जिसमें मानसा और रोपड़ की जो है 3 यूनिटें जो ख़राब पड़ी है। उसके बाद उनके यहाँ पर जो है 4400 मेगावाट बिजली की इस वक्त जो है आपूर्ति हो रही है। अगर दोनों राज्यों में कोयले की बात करें तो दोनों राज्यों के जो विभिन्न थर्मल्स हैं उनमें 7 से 15 दिन तक का कोयला ही बचा है और अगर ऐसे में कोयले की आपूर्ति नहीं की गई और थर्मल ट्रिप कर जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि अगले 15 दिन तक थर्मल को जो है दोबारा से स्टार्ट होने का टाइम लग जाएगा और ऐसे में काफ़ी जो है दिक्कतें आएंगी। दोनों ही राज्य जो है धान का उत्पादन करते हैं और अगले महीने के सीज़न में धान की जब बिजाई शुरू होगी तो एग्रीकल्चर के लिए भी बिजली की जो है वो डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। हमने पिछली बार भी पंजाब में देखा था कि जब धान की बिजाई का सीज़न आया तो किल्लत चल गई थी। सरकार को मजबूरन इंडस्ट्री की जो बिजली काट कर जो वो किसानों को जो है देनी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 साल से कोरोना से पूरी अर्थव्यवस्था जो जूझ रही है, ऐसे में उद्योग जगत की लाइट काटना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं सही सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उनकी नाकामी जो है वो ज़रूर है। हम हर बार जो है एक अक्षय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा का एक बड़ा दावा करते हैं, लेकिन आज भी अगर हम हरियाणा की बात करें तो शायद 200 से 250 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन नहीं है। क्यों? सरकारें वैकल्पिक जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनमें पंजाब और हरियाणा के अंदर जो सौर ऊर्जा है एक बड़ा एक जरिया बन सकता है सरकार की खर्च कम करने, सब्सिडी बचाने का, लेकिन उसके बावजूद भी सोलर प्लांट जैसी चीज़ों को जो है बहाल नहीं किया जा सकता। इसका क्या कारण है कि पिछले पंजाब और हरियाणा के दोनों थर्मल्स में 7 से 15 दिन तक का जो है कोयला अलग अलग थर्मल्स में बचा हुआ वक्त से रहते प्लानिंग क्यों नहीं की गई? और अगर वाकई में इनमें कमियां थी तो केंद्र का जो कोल मंत्रालय वो भी क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं उनकी भी दिक्कत है। उनको भी ये पता होना चाहिए कि अप्रैल से लेकर और मानसून आने तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है पूरे देश के अंदर जो बिजली की जो डिमांड होती है वो पीक पर होती है, लेकिन हर बार प्लानिंग करने के दावा किया जाता है और हर बार एक अगली बार से नई शुरुआत की बात कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन हालात जो है जस के तस रहते हैं। जी वाकई में ओपी, और जैसे कि आपने यहाँ पर सोलर प्लांट का जिक्र किया, ये प्रणाली कोई नई नहीं है। काफ़ी समय पहले ही हम देख चुके हैं कि इसका एक तरह से विकास हो चुका था। इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो भी अनजान नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो कि आने वाले समय में एक भारी भीषण बिजली संकट का जो समय है वो पैदा कर सकता है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता काफ़ी हद तक परेशान भी हो सकती है। प्रभात जी, इससे पहले भी हमने देखा कि कोयले की कमी थी, कहा गया कि आने वाले दिनों में बिजली संकट पैदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस कमी को पूरा कर लिया गया। अगर मौजूदा हालात को हम देखें तो क्या लगता है, इस बार भी सरकार उस कमी को दूर करने में सफल साबित होगी, या फिर क्योंकि अब गर्मी के दिन है यानी कि खपत ज़्यादा है, तो क्या अब जनता को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और बिजली संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? जी मैम, देखिए पिछली बार से सरकार ने जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, जिसको आप समझें अगर, कि विगत वर्ष में जब कोयला संकट आया था तो प्राइवेट कंपनियों ने खुलकर लूट मचाई थी। 20 से 21 रुपये प्रति यूनिट जो है बिजली जो है पावर एक्सचेंज से परचेज की गई स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में करीबन 750 करोड़ के आसपास की बिजली 5-6 दिन में ही प्रक्योर की गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बहुत गंभीरता से पावर एक्सचेंज पे सीलिंग का प्रावधान किया है
जो पहले बिजली 20 रुपये यूनिट तक की बेची जा रही थी उसको सीलिंग करते हुए अब 12 रुपये मैक्सिमम अमाउंट कर दिया गया है। तो जो 8 रुपये का जो सेविंग हुआ है वो डेफिनेटली हर एक स्टेट को अगर डिमांड बढ़ने पर एक्सचेंज से ही बिजली खरीदनी पड़ेगी तो उसमें उनको लाभ होगा, मतलब उतना नुकसान नहीं रहेगा 12 रुपये सीलिंग में। दूसरी बात जो की है कि इम्पोर्टेड कोल की जो मिक्सिंग की है वो डेफिनेटली कोयला संकट को मीट आउट करने में हेल्प आउट करेगी, लेकिन स्टेट के जो प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी एमओडी में आकर सस्ती बिजली दे रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये यूनिट बिजली आम जनमानस को पहुंचा रहे हैं, उन प्लांटों में अगर इसकी मिक्सिंग की जाएगी डेफिनेटली तो वो प्लांट तो एमओडी से बाहर चले जाएंगे, हमारे सरकारी प्लांट्स तो वो बंद हो जाएंगे। तो इसमें सरकार को थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। जबकि जो आईपीपी वाले हैं, जो पार्टनर, जो एनटीपीसी वगैरह हैं, इन सब ने मना कर दिया है कि हम जो है इंडिजन इम्पोर्टेड कोल की मिक्सिंग नहीं करेंगे, जो भी कारण दिया हो। तो हमारा कहना है कि स्टेट प्लांट्स को जो है रन कराने के लिए आवश्यक है कि लोकल जो भी हमारी एनसीएल कंपनी है, बीसीसीएल कंपनी है, यहाँ से जो कोयला है उसको उसका प्रोटेक्शन बढ़वाते हुए वो मुहैया कराए, रेदर देन उसमें इम्पोर्टेड कोल की मिक्सिंग कराकर उसको एमओडी से बाहर ही करवा दें। तो इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में अगर कहें कि जब से नए ऊर्जा मंत्री जी आए हैं हमारे माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी साहब, उन्होंने आते ही जो है एक सामंजस्य बिठा दिया स्टेट और केंद्र के बीच में। उन्होंने आते ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बात की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में बात की, और कहीं ना कहीं जो रैक हमारी 8 रैक आ रही थी उसको 12 बढ़वाया गया। उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता पे लिया है कि उत्तर प्रदेश कोयला संकट से ना जूझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत चिंतनीय विषय है कि प्रबंधन के द्वारा जो काम किया जाना था उसमें हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को लग के कराना पड़ता है। हमारे यहाँ प्रबंधन में व्यवस्था थोड़ी सी इस चीज को लेकर विजनरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर लगातार बैठकें भी जारी हैं। सरकार के कई सारे मंत्री इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। आपने जो बिंदुओं को इससे पहले गिनाया था, क्या उन बिंदुओं पर सरकार के जो अधिकारी हैं या नेता हैं उनसे आपकी कोई भी बातचीत हुई है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया कि आने वाले दिनों में उन बिंदुओं में सुधार किया जाएगा? मैडम, हमने कोयला संकट के ऊपर बाकायदा हमने सरकार से स्पेशल ऑडिट की मांग की है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो महंगी बिजली खरीदी गई वो कहीं ना कहीं प्रबंधन की दूरदर्शिता के अभाव में खरीदी गई। आपको याद होगा विगत समय में जो मैं बता रहा 700 करोड़ के आसपास की बिजली, जब हमारे प्लांट 2 रुपये यूनिट की बिजली पैदा कर सकते हैं, जब आपको चंद रुपए करोड़ रुपए पेमेंट करना है कोल कंपनीज को जिससे कि आपके सरकारी प्लांट बंद ना हो, और आप वो ना करके 20 रुपये की यूनिट खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमने माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी आपके बिंदु हैं जिसमें प्रबंधन के द्वारा कहीं ना कहीं विजनरी ध्यान नहीं दिया गया, उनकी हम जांच कराएंगे। तो माननीय ऊर्जा मंत्री ने हमें इस पर आश्वस्त किया। हमारा लिखित एक जो है इस पर हमारा जा रखा है पत्र माननीय ऊर्जा मंत्री जी को। तो डेफिनेटली इस पर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली इस चीज़ पर कार्रवाई होगी कि किस प्रकार से जो अधिकारी है जिनको अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, जिसके कारण महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। और इस बार कोयले का भी इंतजाम में वो गंभीरता से लगेंगे। जी मैम, ठीक है, आप बने रहिएगा। ओपी, आपका रुख करूंगी। अभी देखिए मौजूदा स्थिति देखें और सरकार की गंभीरता देखें तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिजली संकट जो पैदा होने की स्थिति में है, क्या उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा? सरकार कितनी ज्यादा गंभीर देखी जा रही है? देखिए अमन, अगर हम सालों के जो बिजली मैनेजमेंट का अध्ययन करें तो उसमें हर बार कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही सामने आती है, और इस लापरवाही का खामियाजा जो ग्रामीण होते हैं या शहर के बाहरी इलाकों में जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको ही कहीं ना कहीं जो है वो सहना पड़ता है। शहर के पोश इलाकों की बात करें, बीपीआरपी एरियाज की बात करें, वहाँ पर बिजली के कट ज़्यादा नहीं लगते। अगर लगते भी हैं तो उनके पास सोलर और जो इन्वर्टर सिस्टम है उसकी सारी फैसिलिटी होती है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, क्योंकि देखिए इस वक्त पूरे देश में जो भी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप से या फिर बाकी प्राइवेट जितने भी मैन्युफैक्चरर बिजली प्रोड्यूसर हैं उनसे बिजली खरीदने। अब सवाल ये उठता है कि इस मतलब टेंशन की दिक्कत में जब उसके मतलब जब राज्यों में बिजली की किल्लत है और वो लोग उनको बिजली भेज रहे हैं, जबकि राज्य सरकार अपने ही स्टेट में उससे सस्ती बिजली
जो है वो अपने बनाकर जनता को नहीं दे पा रही, लेकिन महंगी बिजली खरीद कर वो जो है निजी कंपनियाँ उनको दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक गड़बड़ झाले की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो चुका है और उसमें एक बड़े सुधार की ज़रूरत है। क्यों हर बार सबको ये पता है कि जब अप्रैल, मई, जून और जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, मानसून आने से पहले देश में लाइट की जो डिमांड होती है वो पीक पर होती है, लेकिन सभी सरकारों के किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट जो है गड़बड़ा आ जाते हैं। लेकिन बिजली, ये जो प्राइवेट सेक्टर की बिजली कंपनियां हैं, इनके जो प्रोडक्शन है, इनका प्रोडक्शन जो हमेशा तैयार रहता है, बल्कि ये तो इस पीक के सीज़न की ताक में रहते हैं कि कब बिजली की कमी और वो कम महंगी दामों पर बेचकर जो है प्रॉफिट कमाएं, और तमाम सरकारें कहीं ना कहीं इनसे बिजली खरीदते हैं तो इनका फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि जो साफ़ सुथरा मैनेजमेंट, जो साफ़ सुथरी एडवांस प्लानिंग ये प्राइवेट सेक्टर करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर पाता। आज अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 7 से 15 दिन का कोयला विभिन्न जो दोनों राज्यों के अंदर जो थर्मल प्लांट्स हैं उनमें बचा हुआ है। हरियाणा की बात करें तो हर रोज़ हरियाणा को जो है 15 रैक कोयले की ज़रूरत है, लेकिन उसको मुश्किल से 9 से 10 रैक ही मिल रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर ये आपूर्ति ठप हो जाती है किसी कारणवश से, हैवी बारिश झारखंड वगैरह या पहाड़ी इलाकों में हो जाती है और खदानें ठप हो जाती हैं, और अगर इन स्टेट्स के अंदर जितने भी थर्मल चल रहे हैं वो ट्रिप हो जाते हैं। एक बार ट्रिप होने का मतलब है कि करीबन 5 से 7 दिन तक उसको ठंडा होने में, बॉयलर को ठंडा होने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो आग दी जाती है वो पूरा चलने में करीबन फिर 1 हफ्ते का टाइम उसमें पूरा लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिनकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से बिजली मैनेजमेंट को लेकर जो है कमी दिखाई दे रही है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है वो शायद सरकार ही जवाब दे सकती है। वाकई में ये जवाब सरकार ही देगी कि आखिर लापरवाही कहाँ पर हो रही है जिसके चलते बिजली संकट पैदा हो रहा है। प्रभात जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही देखिए, बिजली चोरी होना भी एक बड़ा कारण माना जाता है बिजली संकट का। हालांकि कई साल गुजर चुके हैं लेकिन उसको लेकर भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। पहला तो ये पॉइंट, और साथ ही दूसरा, जैसा कि इससे पहले जिक्र किया ओपी ने, कि क्या अब वो वक्त आ चुका है जब वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है सरकार को? जी मैम, देखिए, जैसा आपने बताया कि बिजली चोरी भी एक महत्वपूर्ण अंग है बिजली व्यवस्था के लिए, तो डेफिनेटली जब लॉसेस कम होंगे तो सस्ती बिजली सभी को मिल पाएगी, आम जनमानस को मिल जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जब आपकी डिमांड शूटअप करती है, आज की डेट में प्रदेश की डिमांड 21,000-20,000 मेगावाट के आसपास चल रही है। ये डिमांड शूटअप होके इस बार एक्सपेक्टेड है 25,000 मेगावाट से प्लस जाएगी। तो हम इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्या हम तैयार हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये तैयारी करने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपने स्तर से तैयार करना पड़ता है कि हम मई में या जून में जो भी डिमांड होगी उसको मीट आउट कर पाएंगे। चोरी एक ऐसी चीज़ है जो अंकुश लगाने से रुकती है। आप चेकिंग करेंगे, रेड करेंगे, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। आप जो कंज्यूमर को उपभोग करना है वो मीटर के थ्रू उपभोग करेगा। भाई अनमीटर्ड है तो चोरी है, मीटर्ड से है तो चोरी नहीं है। तो इससे डिमांड तो कम नहीं हो जाती ना, डिमांड तो रिक्वायर्ड है तो है। तो चोरी एक अलग पहलू है, वितरण क्षेत्र उस पर काम करे। अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा आ रही हैं जिसपे चोरी पे अंकुश लगाना है, और लगातार चेकिंग, रेड, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इससे कोयले के संकट को मीट आउट करना, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं दोनों ऐसी बातें हो जाती हैं जो बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठता दोनों बातों में। दूसरी बात जो है वैकल्पिक स्रोतों की आपने बात की, बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं अब नहीं या भविष्य में भी जो वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर जाना पड़ेगा। हम कैसे सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे या अन्य क्या क्या संसाधन हो सकते हैं उनके ऊपर हम जाएंगे, विंड एनर्जी पर जाएंगे। उन सारी चीज़ों पर लगातार सरकार जो है बहुत ही गंभीरता से सोच रही है, विचार कर रही है कि एनर्जी को हमें ग्रीन एनर्जी की ओर लेके जाना है। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि हम जो है कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन को रोकें 2030 तक। तो वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर भी लगातार अध्ययन चल रहा है और हम लोग उसी के ऊपर करते हैं। लेकिन चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो हम अचानक से अपने प्लांट बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। वाकई में प्रभात जी, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सोलर प्लांट की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी भी पीछे हैं।
तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी राज्यों और केंद्र सरकार को मिलजुल कर काम करना होगा, तभी आने वाले समय में जो बिजली संकट की बात कही जा रही है, जो कि एक बड़ी परेशानी बन सकता है, उससे निपटा जा सकता है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में क्या बिजली गुल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकार बेहद ज्यादा इसको लेकर गंभीर है। क्या कुछ मास्टर प्लान इसको लेकर तैयार किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।